अगर आप 2026 यूपी टेट में अपीयर होने वाले हैं तो ये कक्षा आपके लिए होने वाली है बेहद खास। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम स्किनर, इससे पहले मैंने थार्नाडाई की एक क्लास अपलोड की थी जिसमें थार्नाडाई के जितने भी क्वेश्चन बन पाते थे 30 मैंने उसको डाले थे, और आपने अगर नहीं देखा तो वो क्लास भी ज़रूर देखिएगा। थार्नाडाई के 3 से 4 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए आज बात करते हैं स्किनर की, और स्किनर से जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं मैंने सारे ही इस वीडियो में रखा है आप लोगों के लिए। तो इस क्लास में आपको स्किनर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इसके बाद स्किनर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्किनर किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, संज्ञानात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय अनुबंधन। ध्यान रखिएगा कि स्किनर जो थे वो एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने सक्रिय अनुबंधन के बारे में बात की थी, एसआर थियरी दी थी। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइएगा। अंतर्दृष्टि, प्रत्यक्ष अनुभव, पुनर्बलन या परिपक्वता? तो ये अंतर्दृष्टि तो कोहलर ने दिया था, तो ये तो होगा नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव भी नहीं होगा। परिपक्वता की बात ये करते नहीं हैं। परिपक्वता की बात पियाजे करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्बलन, यानी कि रेनफोर्समेंट की ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्किनर के अनुसार अधिगम का मुख्य आधार क्या है? बताइएगा। अनुकरण, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि या स्मृति? तो अंतर्दृष्टि अगेन मैंने बताया कि कोहलर का था। मैंने आपको इसलिए अंतर्दृष्टि दो बार बताया कि अगर आपके सामने अंतर्दृष्टि वाला क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में तुरंत चीज़ें स्ट्राइक हों और आप उसको कनेक्ट कर सके कि हाँ, अंतर्दृष्टि कोहलर ने दिया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किया गया? बताइए। बुद्धि परीक्षण, प्रेरणा मापन, व्यवहार अध्ययन या व्यक्ति परीक्षण? तो व्यक्ति परीक्षण की बात तो अल्पोर्ट करते हैं, ये गलत हो जाएगा। प्रेरणा मापन की भी बात नहीं होगी। बुद्धि परीक्षण टर्मन करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा व्यवहार अध्ययन। आपको पहले ही बताया कि स्किनर, थार्नाडाई ये सारे लोग व्यवहारवादी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन का प्रतिपादन किया? शास्त्रीय, सक्रिय, सामाजिक या संज्ञानात्मक? तो संज्ञानात्मक तो पियाजे ने दिया था, आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता था। तो संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, शास्त्रीय अनुबंधन भी नहीं होगा। ये तो पावलाव का था, और इसका सही आंसर सक्रिय हो जाएगा, सक्रिय अनुबंधन, यानी कि स्किनर के लिए सक्रिय अनुबंधन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। बताइएगा कि कौन सा पॉजिटिव फीडबैक या रेनफोर्समेंट है? दंड देना, पुरस्कार देना, उपेक्षा करना या आलोचना करना? तो सकारात्मक पुनर्बलन, बच्चा कब सकारात्मक पुनर्बलन महसूस करेगा? जब उसको पुरस्कार दिया जाएगा तो फिर वो खुश होकर पुरस्कार के लिए फिर से कार्य करना शुरू करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नकारात्मक पुनर्बलन का तात्पर्य है। बताएंगे। दंड देना, अप्रिय स्थिति हटाना, पुरस्कार देना या अनदेखा करना? तो अभी मैंने बताया पुरस्कार देना तो पॉजिटिव है, हो जाएगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। दंड देना भी नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रिय स्थिति हटाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुनर्बलन का उद्देश्य है। क्यों, आखिर बच्चों को पुनर्बलन की क्यों आवश्यकता है, क्यों दिया जाता है? व्यवहार समाप्त करना, व्यवहार बढ़ाना, दंड देना या भ्रम उत्पन्न करना? तो भ्रम उत्पन्न करना जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। दंड नहीं देना है आपको बच्चों को। व्यवहार समाप्त कर देंगे तो बच्चा फिर क्रिया कैसे करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहार बढ़ाना, यानी कि जब आप पुनर्बलन देते हैं तो बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कहता है क्रमादेशित या अधिगम यानी कि प्रोग्राम लर्निंग का संबंध किससे है? बताइए किससे है? पावलाव से, थार्नाडाइक से, स्किनर से या कोहलर से? तो आपको पता है कि पावलाव जो थे वो शास्त्रीय अनुबंधन के जो प्रणेता थे। थार्नाडाइक भी नहीं होंगे। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
स्किनर के अनुसार दंड का प्रभाव क्या है बताइए? अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है या सकारात्मक होता है? तो दंड का प्रभाव हमेशा अस्थायी होगा, अस्थायी नहीं हो सकता। आप बच्चे को दंड देके कुछ भी लंबे समय तक के लिए नहीं सिखा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? स्किनर के सिद्धांत में व्यवहार किससे नियंत्रित होता है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, बुद्धि या परिपक्वता? तो आनुवंशिकता की बात ये नहीं करते, परिपक्वता की बात नहीं करते। परिपक्वता की बात करेंगे आपके कोहलबर्ग हो गए और पियाजे हो गए, इन्होंने वाइगोत्स्की हो गए और पियाजे हो गए। बुद्धि की बात टर्मन करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण। पुनर्बलन अनुसूची कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 4 प्रकार की, ये होती है 4 प्रकार की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा पुनर्बलन अनुसूची है बताइएगा? निश्चित अनुपात, बुद्धि स्तर, परिपक्वता स्तर या व्यक्तित्व प्रकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित अनुपात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, व्यवहार को आकार देने की प्रक्रिया कहलाती है अनुकरण, आकरण, अंतर्दृष्टि या परिपक्वता? तो परिपक्वता नहीं होगी, अंतर्दृष्टि भी नहीं होगी, अनुकरण आकार देने की प्रक्रिया कैसे हो सकती है? सही आंसर हो जाएगा आकरण यानी कि शेपिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार अधिगम है अंतर्दृष्टि का परिणाम, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता या संज्ञानात्मक प्रक्रिया? तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात हमेशा पियाजे करेंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। परिपक्वता की बात लेवाइगोत्स्की और पियाजे दोनों करते हैं। अंतर्दृष्टि का परिणाम कोहलर और कोफ्ता बताते हैं। स्किनर के अनुसार अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो वो हमेशा व्यवहार में परिवर्तन की बात करेंगे। आई होप अब आपको बिल्कुल आपके फीड हो गया होगा स्कीमा में कि स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने व्यवहार में परिवर्तन को महत्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्किनर के सिद्धांत में अधिगम का संबंध किससे है बताइएगा? मानसिक संरचना, प्रत्यक्ष व्यवहार, अवचेतन मन या अंतर्दृष्टि? तो अंतर्दृष्टि नहीं होगी, अवचेतन मन भी नहीं होगा, मानसिक संरचना भी इसका सही जवाब नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यवहार, क्योंकि बालक के व्यवहार। प्रश्न संख्या 17 है, सक्रिय अनुबंधन में व्यवहार किससे प्रभावित होता है? देखेंगे उद्दीपन, परिणाम, परिपक्वता या बुद्धि? तो बुद्धि जैसी चीज़ की बात हो नहीं रही है, परिपक्वता की बात स्किनर साहब करते नहीं हैं, उद्दीपन नहीं, परिणाम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलन है बताइएगा कि कौन सा प्राइमरी रिइंफोर्समेंट है? प्रशंसा, अंक, भोजन या प्रमाण पत्र? तो ये प्रशंसा, अंक, प्रमाण पत्र ये सब सेकेंडरी पुनर्बलन है। सबसे जो प्राइमरी रिइंफोर्समेंट है वो है भोजन। अगर बच्चे का पेट नहीं भरा होगा तो वह फिर किसी भी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से ही प्रेरित नहीं हो पाएगा। आगे देखिए प्रशंसा किस प्रकार का पुनर्बलन है? प्राथमिक, द्वितीय, नकारात्मक या दंड? तो अभी मैंने बताया कि प्रशंसा आपका द्वितीयक पुनर्बलन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निश्चित अंतराल अनुसूची में पुनर्बलन दिया जाता है निश्चित समय बाद, निश्चित प्रतिक्रियाओं के बाद, अनिश्चित समय के बाद या हर बार? तो निश्चित अंतराल में निश्चित समय बाद पुनर्बलन दिया जाता है। आगे देखिए चर अनुपात वेरिएबल रेशियो अनुसूची का उदाहरण है। कौन सी अनुसूची का उदाहरण है बताइएगा? मासिक वेतन, लॉटरी प्रणाली, कक्षा परीक्षण या उपस्थिति रजिस्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉटरी प्रणाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। व्यवहार के क्रमिक विकास की प्रक्रिया को स्किनर ने क्या कहा? अंतर्दृष्टि, आकरण, अनुकरण या परिपक्वता? तो ये आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि इसका सही आंसर हो जाएगा शेपिंग। इसका संबंध स्किनर से है। एस फॉर शेपिंग और एस फॉर स्किनर हमेशा याद रखिएगा। आप कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी और चीज़ें लंबे समय तक आपके इस मेमोरी में फीड हो जाएंगी। स्किनर के अनुसार दंड का प्रयोग अधिक प्रभावी है, अस्थायी समाधान है,
सीमित प्रभाव वाला है या अधिगम को बढ़ाता है? तो बताइएगा कि दंड क्या है। तो दंड जो है वो सीमित प्रभाव वाला है। आप बच्चे को दंड दे के सीमित समय के लिए ही चीज़ें सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लोप यानी कि एक्सटिंक्शन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? पुनर्बलन बढ़ाने पर, पुनर्बलन हटाने पर, दंड देने पर या प्रशंसा करने पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्बलन हटाने पे। सपोज करिए कि आपकी कक्षा में एक बच्चा है और जब भी वो आपको कोई काम करके ला के दिखाता है, आप उसकी प्रशंसा करते हैं या आप उस बच्चे के कॉपी में कुछ अच्छे नोट्स लिखते हैं या उसको अच्छे कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट देते हैं लाइक वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो वो बच्चा और भी खुश होकर आंतरिक रूप से प्रेरित होकर काम करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसकी कॉपी पे या नोटबुक में आप ऐसी कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लिखते हैं, कोई नोट्स नहीं लिखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा कार्य करने के लिए अंदर से उतना ज़्यादा प्रेरित नहीं रहता। तो वहाँ उस स्थिति में ये एक्सटेंशन होता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है, यानी कि लोप हो जाती है पुनर्बलन हटाने पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सतत पुनर्बलन अनुसूची में हर सही प्रतिक्रिया पर पुनर्बलन, कुछ प्रतिक्रियाओं पर पुनर्बलन, समय समय पर दंड या कोई पुनर्बलन नहीं। तो सतत का मतलब ही होता है कि हर सही प्रतिक्रिया पे पुनर्बलन। सतत का मतलब होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्किनर के अनुसार कक्षा में प्रभावी अधिगम हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है बताइएगा। स्किनर किस चीज़ के पक्ष में है? दंड नहीं, भय नहीं, उपेक्षा भी नहीं, वो पुनर्बलन के पक्ष में है, यानी कि पुनर्बलन से बच्चा सीख सकता है। और वो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को भी वर्णन उन्होंने किया था। सक्रिय अनुबंधन में प्रतिक्रिया होती है, बताइएगा, अनैच्छिक, स्वैच्छिक, जैविक या स्वाभाविक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 28, स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार पर केंद्रित है? आंतरिक, गुप्त, प्रकट या अवचेतन? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकट, क्योंकि बच्चा देख के ही सीख रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कक्षा में होमवर्क पूरा करने पर छात्र को स्टार देना किसका उदाहरण है? आप ऐसा काम करते ही होंगे अपनी कक्षाओं में निसंदेह। बताइएगा, दंड, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन या लोप? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर सकारात्मक पुनर्बलन। आगे देखते हैं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, सक्रिय अनुबंधन में अधिगम का आधार है, बताएंगे। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, परिणाम आधारित प्रतिक्रिया, अंतर्दृष्टि या परिपक्वता? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परिणाम आधारित प्रतिक्रिया। तो ये स्किनर महोदय के 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहे जो कि परीक्षाओं में हमेशा पूछे गए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट किसके बारे में या किस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए सीडीपी का वीडियो लेके आऊँ ये भी कमेंट करिएगा। और अगर आपने थार्नाडाइक वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो भी जाके देखिए, क्योंकि ये सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं ये इनके सबके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनमें से दो तीन क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को ज़रूर से मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इस चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं किए तो वो भी आप लगातार करते रहें। इससे क्या होगा कि आपने जो क्लास की है उसी से रिलेटेड प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो भी आपने पढ़ा है वो कितना आपने सीखा है या कितनी आपकी इस अभी तक लर्निंग बनी हुई है। तो आप पोस्ट सेक्शन में जाके वो सारे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए। और बाकी जितने भी थार्नाडाइक वाले क्वेश्चन हैं वो भी देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो के नीचे, इसी क्लास के नीचे जस्ट पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।